क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके 2025 के पेपर में 100% पक्का पूछे जाएंगे। और गद्यांश हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे स्टूडेंट, जिससे आप लोगों को 10 नंबर जो है बहुत ही फ्री में, यानी देखिए बहुत ही आसानी से गद्यांश आप हल कर पाएंगे। और ये 10 नंबर जो है ये आप लोगों को क्या है, फ्री का दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मेहनत किसके लिए करनी पड़ेगी, आपको कॉपी में लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, 10 नंबर कैसे फ्री में मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 2025 पेपर में 100% पक्का आएगा। 5 गुणे 2 यानी 5 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का आपका देखिए 5 गुणे 10 यानी 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो 5 दूनी 10 नंबर आपका गद्यांश में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, ये इस गद्यांश से रिलेटेड ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 क्वेश्चन है इससे संबंधित। ठीक है, आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 2 गद्यांश दिए जाते हैं और दोनों में से किसी एक पेपर को यानी एक गद्यांश को करना होता है। आप लोग हमारा मॉडल पेपर का वीडियोज देखे होंगे, तो उसमें मैंने गद्यांश और पद्यांश को बताया कि कैसे पेपर में गद्यांश पद्यांश 2 पूछे जाते हैं, जिसमें से करना आपको एक ही होता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये गद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 प्रश्न हैं। तो हमें क्या है, गद्यांश के प्रश्नों के हिसाब से हमें उत्तर कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ये गद्यांश है। सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यानी हमें जो ये गद्यांश दिया है उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है कौन है। तो भैया मान लीजिए कि हमें नहीं पता, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि मैं फ्री में आपको ये नंबर दिलाऊंगा। अब फ्री में कैसे नंबर मिलेगा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, तो हमें सबसे पहले पढ़ लेना है पूरा। देखिए इसमें की पॉइंट मिलेगा, किसे की पॉइंट मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यहाँ पे देखिए विचित्र देश है ये असुर, देखिए विचित्र देश है ये असुर आए, फिर आए यहाँ पे देखिए आर आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्य यहाँ पे देखिए आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। एक एक पशु एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृतियों का भार, यहाँ पे देखिए भार, ठीक है, भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा, आम की भी, बकुल की, यहाँ पे देखिए आम की, बकुल की भी, चंपे की भी, और सब क्या हमें मालूम है, यहाँ पे देखिए सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। तो इसके बारे में हमें बताना, तो हमें पढ़ लिया है। अब मान लीजिए कि इसमें मुझे नहीं पता चला। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए अशोक की बात हो रही है। ठीक है, अशोक की बात हो रही है, फिर यहाँ पर देखिए बार बार अशोक की जहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट। अब आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर का नाम पता चल गया होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, अशोक की फूल। चैप्टर का नाम है अशोक की फूल और उसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब हमें चैप्टर का नाम पता चल गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि आपको पूरा फ्री में सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो मैंने की पॉइंट के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा आप लोग गद्यांश को पढ़िए और आपको नंबर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम कैसे इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पेपर में, चलिए दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉडल पेपर के वीडियोज में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, पेपर में आपका 2 गद्यांश दिए होते हैं। तो हमें सबसे पहले संकेत लिखना होता है स्टूडेंट। ठीक है, संकेत हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि एग्जामिनर को हमें बताना है भैया कि हमने क्या है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मान लीजिए कि ये ऊपर वाला मुझे करना है, तो उसके लिए संकेत में हम लिख देंगे इस तरह से, रविंद्र। आगे वाला जो 2 वर्ड है, ये देखिए आगे का 2 वर्ड और जो लास्ट का 2 वर्ड है, इसको उठाकर हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया बच्चे ने यही किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे रविंद्रनाथ। ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस, फिर डॉट डॉट करते फिर क्या लिखेंगे, हो सका है। यहाँ पे देखिए हो सका है, तो इस तरह से हम लिख देंगे हो सका है। ठीक है, अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया बच्चे ने पहला वाला किया है या जो भी होगा जिसमें ये गद्यांश दिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें चैप्टर का नाम पता चल गया कि भैया अशोक के फूल है और उसके जो लेखक है, लेखक जो कौन है भैया, वो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो हमें ऐसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिख देना है। ठीक है,
और काले पेन से स्टूडेंट, देखिए काले पेन से हमें यहाँ पर लिखना है संदर्भ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें संदर्भ ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्या है गद्य अवतरण, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। राइटिंग से लिखिएगा बोर्ड पेपर में, कॉपी में कैसे लिखना उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के, यहाँ पर मैं काले पेन का प्रयोग करूँगा, के गद्य भाग, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे कि गद्य भाग, ठीक है, में संकलित तथा, में संकलित तथा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से संकलित तथा, ठीक है, हिंदी के सुव्याख्यात, हिंदी के, यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी के सुव्याख्यात, ये देखिए हिंदी के क्या है, हिंदी के सुव्याख्यात, ठीक है, सुव्याख्यात निबंधकार कौन है भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, निबंधकार। अब काले पेन का हमें प्रयोग करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे आचार्य, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी, ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको कॉमा के अंदर करना चाहे तो कर दीजिए, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित अशोक का फूल, चैप्टर का नाम क्या भैया, अशोक, ये देखिए अशोक के फूल, ठीक है, इसको भी हम कॉमा के मतलब ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, अशोक के फूल नामक ललित, यहाँ पे देखिए ललित निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित है, यहाँ पे देखिए अवतरित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक जो है निबंध से अवतरित है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, जो पूछा गया था, इस गद्यांश से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, ये देखिए, जिसे हम हिंदू रीति नीति, यहाँ पे देखिए रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर, यहाँ पे देखिए आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, ठीक है। तो हमें इसी की व्याख्या करना है, यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका अर्थ बताया है उसको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको इसका अर्थ लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग स्टूडेंट ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा बोर्ड पेपर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमें क्या करना है, इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए रेखांकित, ठीक है, ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ठीक है। ये समझ में आ गया, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे हमारा रेखा खींची हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए कि नहीं आता है, ठीक है, मैंने बताया था कि आपको फ्री में नंबर मिलेगा, नहीं आता है तो यहीं से, यहाँ से लेकर आप उठाकर यहीं तक लिख दीजिए, यानी यही पेस्ट कर दीजिए, इसमें लिख दीजिए, जिसे मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जिसे, ठीक है, जिसे हम हिंदू, देखिए हिंदू, ठीक है, हिंदू रीति, फिर रीति नीति, ठीक है, नीति, रीति नीति कहते, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, वो अनेक आर्यों, ठीक है, इस तरह से आर्यों, अनेक आर्यों और आर्योत्तर, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। नहीं तो आपको राइट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसे लिखा है कि हमारे देश में, देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन, जो कि राइट आंसर है, हमारे
हमारे देश के इतिहास, ठीक है, इतिहास, इस तरह से हमारे देश के इतिहास का अध्ययन, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से ये विदित होता है, करने से, देखिए करने से यह विविध, यहाँ पे देखिए विविध होता है। तो ये जो राइट आंसर है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखती चली जानी है, लेकिन मैंने आपको बताया फ्री में कैसे लेना है। तो फ्री में आपको करना क्या है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने के तत्पश्चात यहीं उठाकर यहीं पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको 1 नंबर तो दे देगा, नहीं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो 2 नंबर भी दे देगा। तो 4 नंबर तो आपका कन्फर्म हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 4 नंबर आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 नंबर आपको दे दिया गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कैसे मिलेगा, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको कॉपी में डायरेक्ट लिख देना है, यही राइट आंसर है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, जो कि इनका एक निबंध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, ठीक है। तो भारतवर्ष के निर्माण में भैया देखिए स्टूडेंट किन किन का सहयोग रहा है। यहाँ पर देखिए विचित्र देश है ये, असुर आए, फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए हाथ लगा गए, यानी यहाँ से लेकर आप देखिए ना जाने कितने मानव जातियाँ यहाँ आई और आज भारतवर्ष का बनाने, यहाँ से लेकर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आप राइट आंसर इसका यहाँ तक कर दीजिए, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा इसके बारे में इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की आर्य संघ हूण कहाँ आए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना है इसका आंसर, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का कि विचित्र देश ये असुर आए, फिर यहाँ से लेकर गंधर्व आए, यहाँ तक आपको कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है और गद्यांश को कैसे हल करना, बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन जो होता है वो गद्यांश और पद्यांश में दोनों में पूछा जाता है स्टूडेंट। एक आपका पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होगा तो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाएगा। बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसी गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे, बस आप लोग को ढूंढना है, उसको ढूंढना है, ठीक है। जब आप ढूंढ लेंगे आसानी से जब पढ़ेंगे ढूंढ लेंगे तो इसका आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अशोक की फूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, इससे हर साल एक ना एक आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का, जो मैंने आपको बताया है। इसका आंसर 10 नंबर जो है आपको मैं फ्री में दिलाऊंगा और ये फ्री में मैंने आपको दिलाया हूँ कि कैसे आपको नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं भी आती है तो आप जो रेखा खींची हुई है गद्यांश में उसी को उठाकर लिख दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट क्या है, हमारा अगला टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण पद्यांश आ चुका है, मैंने गद्यांश आपको सॉल्व करना बता दिया, अब पद्यांश को कैसे सॉल्व करना ये भी हम चलिए जान लेते हैं। देखिए 5 × 2 यानी 5 दूनी 10, 10 नंबर आपको पद्यांश में भी दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पद्यांश दिया हुआ है और इसके 5 रिलेटेड क्वेश्चन इसी पद्यांश से जुड़े, ठीक है। तो हमें जैसा कि मैंने बताया था आपके गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यही क्वेश्चन गद्यांश में होता तो यहाँ पर लेखक का नाम होता, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैंने आपको गद्यांश में भी बताया था कि 2 आपके गद्यांश पूछे जाते हैं और सेम अप्लाई होता है पद्यांश में भी, इसमें भी 2 आपके पद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 प्रश्न का उत्तर दे देंगे और हर एक प्रश्न के लिए हमें 2 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो हमें और झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो हमें इस पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है तो हम कैसे लिखेंगे चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 आपके जो है पद्यांश में पूछे जाते हैं तो हमें संकेत लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट, संकेत, ठीक है, इस तरह से
इस तरह से हम लिख देंगे संकेत। और जो आगे का 2 लाइनें देखिए, जैसे दुख की पिछली, ठीक है, और उसके बाद में इसको जाया भूल, तो इसको हम संकेत में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये बता सके कि भैया हम ये वाला कर रहे हैं पद्यांश को, ठीक है, जैसा मैंने गद्यांश में आपको बताया था। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, दुख की, बस इतना ही लिख देता हूँ। लास्ट में मैं लिख देता हूँ जाओ भूल, ठीक है, जाओ भूल, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया कि दुख की फिर इसको जाओ भूल। इतना हो गया। अब हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था उपयुक्त पद्यांश। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ लेना है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिससे, यहाँ पर देखिए, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की, यहाँ पर देखिए, ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ लिया। अब ये मेरा चैप्टर का नाम पता चल गया कि श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो हमें क्या संदर्भ लिख देना है डायरेक्ट, क्योंकि हमें चैप्टर का नाम पता चल गया है ना, तो हम यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग ब्लैक पेन का प्रयोग कीजिएगा। संदर्भ लिखने के पश्चात कैसे करेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए गद्यांश और पद्यांश का अलग अलग तरीका होता है स्टूडेंट अपना, जो कि संदर्भ लिखने का, ठीक है। गद्यांश में अलग तरीके से लिखना होता है और पद्यांश में अलग तरीके से। तो गद्यांश में कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। देखिए प्रस्तुत पद्यांश, देखिए प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर देखिए श्री जयशंकर प्रसाद की। अब यहाँ पर हमें काले पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। ये देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, इसको आप चाहे तो कॉमा के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है। इस पर नंबर नहीं कटेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कामायनी। इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कामायनी मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। उसके बाद में लिखेंगे महाकाव्य, ठीक है। क्या लिखेंगे, महाकाव्य, क्योंकि कामायनी इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक से हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे पाठ्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग, कालेपन का प्रयोग करेंगे, काव्य, ठीक है, भाग, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए काव्य भाग में संकलित, अब यहाँ पर नीले पेन का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें बताना, और बोर्ड एग्जाम में आप ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। संकलित। अब हमें चैप्टर का नाम लिखना है श्रद्धा मनु, ठीक है। ये देखिए श्रद्धा, इसको कॉमा के अंदर कर देंगे, श्रद्धा मनु, ठीक है। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, यहाँ पर हम लिख देंगे शीर्षक, ठीक है, कविता, शीर्षक कविता से, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे उद्धृत, यदि आधा यहाँ पर लगा दीजिएगा, उद्धृत है, ठीक है। तो ये संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया और हमें 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करनी है, जो रेखा खींची हुई स्टूडेंट, कहाँ पर रेखा खींची हुई है ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी की मुझे व्याख्या करनी है। ये देखिए कि दुख की पिछली रजनी बीत और विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील, छिपाए है जिसमें सुख जात, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसकी पूरा व्याख्या करना है। कैसे करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद ने किया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी करके लेकर आया हूँ स्टूडेंट, ताकि आपका टाइम बचे। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आप सेकंड क्वेश्चन है तो इस तरह से लिख दीजिएगा, फिर राइट आंसर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी किया, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए श्रद्धा मनु को यहाँ पर देखिए ढंढास, क्या है, ढस, यहाँ पर देखिए ढास बांधते हुए, यहाँ पर
बांधते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि का अंतिम प्रहर, यहाँ पर देखिए पहर बीतते बीतते नवीन प्रभात फूटने लगता है, उसी प्रकार दुख की अंतिम घड़ियाँ बीतते बीतते मानव जीवन में सुख का, यहाँ पर देखिए सुख का प्रकाश फैलने लगता है। जैसे प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। ठीक है, तो ये भैया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी था, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं ये इसी पदनाम से जुड़े रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सुख का नवल प्रभात कब खिसकता है, तो इसका आंसर चलिए दिखा देता हूँ, मैं लिखकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुख का नवल प्रभात, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि सुख का नवल प्रभात क्या है, नया सवेरे दुख की काली रात के बीच हो क्या है ही विकसित होता है। दुख की यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, दुख की, ठीक है, दुख की काली रात, ठीक है, दुख की काली रात के बीच, ठीक है, बीच ही विकसित होता है, ही विकसित, ठीक है, ही विकसित होता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। बाकी का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि दुख और सुख के बीच की दूरी का कवि ने किससे व्यक्त किया है। ठीक है, तो भैया दुख और सुख के बीच दूरी ने कवि को नए सवेरे से व्यक्त किया। भैया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपका क्वेश्चन तो वही होगा, बस इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि नए सवेरे से व्यक्त किया है, नए सवेरे, ठीक है, नए सवेरे से व्यक्त किया है। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन फिर राइट आंसर दूंगा। ये देखिए कि नवल प्रभात किसका प्रतीक है। ठीक है, तो नवल प्रभात सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। किसका, सुख की प्राप्ति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। संदर्भ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पद्यांश में 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, करना एक ही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पद्यांश की बात करूँ तो श्रद्धा मन्नू और इनका जो गीत जयशंकर प्रसाद जी का, इनसे भी बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपको पद्यांश देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, मैंने मॉडल पेपर में, जो मॉडल पेपर हमारे वीडियोज देखते होंगे स्टूडेंट, उनको मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा आएगा, तो वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, अहम भूमिका होती है मॉडल पेपर की स्टूडेंट, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर को तैयार कीजिए।